Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to discuss addition of two vectors by using three different laws. The first one is a parallelogram law, second one is a triangle law and third one is a polygon law. जनरली दो से अधिक वेक्टर्स को अगर हम ऐड करना है तो हम पॉलीगॉन लॉ का यूज करेंगे. ओके और इसी वीडियो में दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं. सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा कि उन्हीं दो वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है जो वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर F1 इतना फोर्स एक्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में F2 इतना फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, F1 F2 ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है जो कि इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहे हैं. दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. ओके, लेकिन ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऐसे केस में इन दोनों का एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा. ओके, दोनों वेक्टर्स का एडिशन भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है. लेकिन अगर एक वेक्टर मान के चलिए कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है और इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है. अब ये देखिए, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होने के बावजूद भी इन दोनों में न तो एडिशन होगा न तो सब्ट्रैक्शन होगा. तो इतना दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि दो वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो. तो सबसे पहले देखते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ. Parallelogram law of vector addition. Okay, what is the statement? If two vectors acting at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram drawn from the same point, then resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal which is originated from the same point. ओके, तो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, उसको हम यहां पे समझते हैं. मान के चलिए कि दो फोर्सेस है या दो वेक्टर्स है, वेक्टर A एंड वेक्टर B. इन दोनों वेक्टर में का एंगल है थीटा. दे आर एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ पॉइंट. इस पॉइंट पे वेक्टर A एक्ट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज अ वेक्टर A. वेक्टर B एक्ट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेक्टर B. इन दोनों में जो भी एंगल है दैट एंगल इज इक्वल टू थीटा. ओके, अब यहां पे ये दोनों वेक्टर्स जो भी है एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स करके हम रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ पैरेललोग्राम. सो यहां से इसका पैरेलल वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर लिया और इसका पैरेलल वेक्टर या इक्वल वेक्टर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं लाइक दिस वन. ओके, सो दिस इज वेक्टर B, दिस वन इज अ वेक्टर A. इस वेक्टर का एक इक्वल वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया. सो दिस इज द इक्वल वेक्टर, दिस इज अ B वेक्टर और इसका एक इक्वल वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर लिया, दिस इज द A वेक्टर. ओके, तो यहां पे देखिए व्हाट आर द इक्वल वेक्टर्स, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए. सो दीज आर द टू इक्वल वेक्टर्स. अब इन दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा वो हम यहां पे देखेंगे. तो रिजल्टेंट इज लाइक दिस वन. इट इज अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम लाइक दिस वन. सो दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर R. ओके, और इस पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल होगा, इस डायगोनल का जो भी मैग्नीट्यूड होगा यहां से ले यहां तक, तो वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा. जो भी लेंथ है डायगोनल का वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा. और दिस इज द डायरेक्शन.
ओके, सो यहाँ पे R इज अ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू वेक्टर A plus a vector B. The addition of these two vectors is equals to the resultant vector. So this vector A is represented by these sides of the parallelogram. Vector B is represented by this side of this parallelogram, okay, which are originated from the same point. Same point से दोनों originate हो रहे in this direction. और resultant जो भी है it is along the diagonal. Okay, तो अब next task है हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. सो इस R का, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. सेकेंडली इसका डायरेक्शन क्या होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा. ओके, सिर्फ हमें फिलहाल की कंडीशन में वेक्टर A पता है, वेक्टर B पता है. अब यहाँ पे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट्स सिंपल A, यहां से लेके यहां तक. वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट्स सिंपल B, यहां से लेके यहां तक. वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, हम सिंपल R से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम R का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं और R का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. सो फॉर दिस हमें क्या करना है, इस वेक्टर A को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर लेता हूं लाइक दिस वन, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं लाइक दिस वन. ओके, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं. सो दिस इज द 90 डिग्री और सभी जो भी पॉइंट्स है इनको मैं नाम दे देता हूं. सो लेट अस समझ, दिस इज अ O, दिस वन इज अ P, दिस वन इज अ Q और दिस वन इज अ D. अब मुझे R का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी यहां से लेके ये लेंथ फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ AB एंड थीटा. वो कैसे करेंगे देखिए. सो लेट अस कंसिडर ट्राइंगल OPQ. इस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो OP स्क्वायर, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. ओके, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं. अब यहां पे देखिए, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा, इट इज अ R, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R. यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा, इट्स अ A. D से लेके Q तक कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है और P से लेके Q तक कितना होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है. सो फॉर दिस ये जो दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं इन दोनों में का एंगल दिया है विच इज इक्वल टू थीटा, वेक्टर A और वेक्टर B. और वेक्टर B जो भी है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इसका इक्वल वेक्टर. तो वेक्टर B और इस डायरेक्शन में एंगल कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी डिस्टेंस है दिस शुड बी इक्वल टू इट शुड बी इक्वल टू B cos थीटा बाय यूजिंग कोसेंट फॉर्मूला. P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना होगा, इट्स इक्वल टू B sin थीटा. ओके, सो यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस है दिस शुड बी इक्वल टू B sin थीटा और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है B cos थीटा. यानी DQ की वैल्यू होगा B cos थीटा और PQ की वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू B sin थीटा. ओके, अब यहां पे बाय यूजिंग दिस वन हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते. देखिए OP की वैल्यू कितना है, O से लेके P तक का R. सो देयरफॉर इट इज अ R स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू OQ को हम ऐसे लिख सकते हैं OD प्लस DQ. तो OD प्लस DQ एक स्टेप में यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, OD प्लस DQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू OD की वैल्यू कितना है A प्लस DQ की वैल्यू कितना है, इट्स अ B cos थीटा, B cos थीटा का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू कितना है, P से लेके Q तक का B sin थीटा. सो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब A प्लस B का स्क्वायर वो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. सो A स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा? दोनों टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो देयरफॉर ए स्क्वायर को एज इट इज लिख लेता हूं प्लस इन दोनों टर्म का वैल्यू आएगा बी स्क्वायर प्लस ये जो भी बचा है एज इट इज 2ab cos थीटा। ओके, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ओके, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। तो मैग्नीट्यूड जो भी है रिजल्टेंट का, सो दिस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ओके, सो मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू गिवन वेक्टर्स। ओके, सो दिस इज द नथिंग बट द रिजल्टेंट। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्टली इसका मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, यानी ओ से लेके पी तक का लेंथ तो हमें मिल गया है, लेकिन किस डायरेक्शन में रहेगा इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स वो हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर दैट लेट अस इमेजिन दैट दिस एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ओके, लेट दिस एंगल इमेजिन दैट दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो इस ट्राइंगल में जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर मैं tan ऑफ अल्फा लिखता हूं, tan ऑफ अल्फा लिखता हूं, सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितना है? सो पी क्यू, एडजेसेंट साइड कितना है? ओ क्यू, सो पी क्यू अपॉन ओ क्यू। सो दिस इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितना है? इट्स अ बी साइन थीटा अपॉन ओ क्यू की वैल्यू कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। देखिए tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इतनी वैल्यू हमें मिल गया। सो डायरेक्शन अगर एक बार हमें अल्फा पता चल गया विथ रिस्पेक्ट टू गिवन वेक्टर ए, तो हम इजीली यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखना है। सो दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और ये अल्फा देगा आपको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। एक बार हमें मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन मिल गया तो ऑब्वियसली हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ का इतना ही कहना है कि दो वेक्टर्स जिनको हमें ऐड करना है वो हम एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस वन, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा इट इज अलोंग द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। सो दिस इज अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ। अब दो वेक्टर्स का एडिशन हमने देख लिया। अगर आपको ये पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, हमने ये जो भी अल्फा फाइंड आउट किया है ओके डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो वो फाइंड आउट किया विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर के लिए आप ऐसे ही कर सकते हो कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। उसकी वैल्यू कितना होगा? अगर ये बीटा है, इफ दिस इज इक्वल टू बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे ए साइन थीटा आएगा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा आएगा।
Okay, what is A? It's a magnitude of first vector. What is B? Magnitude of second vector. What is theta? It is the angle between the two vectors. So this is nothing but the direction of the resultant with respect to B vector, and B वेक्टर के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट का डायरेक्शन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. और अल्फा इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर. सो ये मैग्नीट्यूड दे रहा है और ये दोनों डायरेक्शंस दे रहा है. ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ. अब ट्रायंगल लॉ क्या है? ओके, ट्रायंगल लॉ सेम है, सिर्फ यहां पे स्टेटमेंट थोड़ा अलग होगा. जैसे कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ. अगर दो वेक्टर्स है जिनको हमें ऐड करना है, दिस इज द वेक्टर ए विच इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, एंडेड हियर. दिस इज द वेक्टर बी. ओके, दिस इज वेक्टर बी. तो इफ द टू वेक्टर्स which to be added are represented in magnitude and direction by two sides of the triangle, then resultant is represented in magnitude and direction of remaining side of the triangle in opposite order. देखिए, जिन दोनों को हमें ऐड करना था वो एक ही ऑर्डर में थे. अगर ये दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. अब इन दोनों को यहाँ पे रख के देखिए. सो दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर बी, दिस इज अ वेक्टर बी. ओके, दे आर इन अ सेम ऑर्डर. उन दोनों का ऑर्डर सेम है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दोनों. तो रिजल्टेंट इज नथिंग बट दिस वन इन अपोजिट ऑर्डर. तो पैरेललोग्राम लॉ में ही हम ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं. ओके, तो इसका रिजल्टेंट का जो भी वैल्यू आएगा सेम आएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम आएंगे, लाइक दिस वन. अब दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन, अगर एक वेक्टर दिया है, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर में का एंगल है थीटा, लाइक दिस वन. यहीं पे हम इमेजिन कर लेते हैं. ओके, दिस टू वेक्टर्स. ओके, वेक्टर ए और वेक्टर बी. अब यहाँ पे हमें दो वेक्टर का सबट्रैक्शन देखना है, तो जो भी रिजल्टेंट होगा आफ्टर सबट्रैक्शन, ओके, दिस शुड बी इक्वल्स टू ए वेक्टर में से हम बी वेक्टर को माइनस कर रहे हैं. वेक्टर ए में से हम बी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे. ये जो भी फॉर्मुलेस थे, दिस इज फॉर द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स. अब सबट्रैक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर्स कैसे होंगे, तो इस को मैं थोड़ा अलग ढंग से लिखता हूं, लाइक दिस वन, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं. सो यहां पे मैं माइनस लिया. ओके, सो अब हमें सबट्रैक्शन नहीं करना है, दो वेक्टर का एडिशन करना है. लेकिन दो वेक्टर कौन सा है? एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर माइनस बी. इन दोनों का हमें एडिशन करना है, तो अल्टीमेटली हमें सबट्रैक्शन मिल जाएगा. ओके, तो अब वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो इसी ग्राफ में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर बी ये ऐसा है इस डायरेक्शन में. माइनस बी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस वन. सो दिस इज अ वेक्टर बी. ओके, वेक्टर माइनस बी, सॉरी, वेक्टर माइनस बी. दोनों वेक्टर्स में का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है. ओके, अब यहां पे आपको दिया गया था वेक्टर ए और वेक्टर बी में का एंगल कितना था? थीटा था. तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी में का एंगल कितना होगा? सो इट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा. ओके, तो अब दो वेक्टर्स ए और माइनस बी, इन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है. क्या करना है? हमें ऐड करना है. तो ऐड अगर करना है तो इन दोनों में एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा. तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ओके, रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, अब मुझे बताइए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी. इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट शुड बी बी, इट्स नॉट माइनस बी. माइनस सिर्फ उसके डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में हम ऑलरेडी ले चुके हैं. लेकिन यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना होगा? जितना लेंथ इसका है उतना ही होगा. यानी इस माइनस बी वेक्टर का
मैग्नीट्यूड बी ही होगा। सो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो देयरफॉर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2ab cos of theta. So this is nothing but the resultant of two vectors, okay, which going to be subtract a minus b का जो भी रिजल्टेंट आएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज अल्फा? इट इज एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, ओके, रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेक्टर। सो दिस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम यही लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू बी साइन, अब थीटा की जगह पे 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन ऑफ थीटा आएगा, क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर माइनस बी cos theta. Okay, so this is the direction of the given direction of vector with respect to the first vector. तो यहाँ पे अल्फा मिल गया और आर मिल गया। जब हम दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करेंगे, इन्हीं दो वेक्टर्स को सिर्फ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, लेकिन दो वेक्टर्स कौन से हैं? सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर। अगर मैं a माइनस बी लेता हूँ, a माइनस बी लेता हूँ, ओके, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सॉरी, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट्स अ बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए ये फर्स्ट वेक्टर था, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज द वेक्टर बी। जब इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उस वक्त रिजल्टेंट जो भी आता है इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, जब मैं दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, उस वक्त जो भी रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके, दिस इज द ए माइनस बी वेक्टर। सो दिस इज द ए माइनस बी वेक्टर। अगर आप b माइनस ए करते हो तो जो भी रिजल्टेंट आएगा इट इज इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द वेक्टर b माइनस वेक्टर a। सो दिस इज द वेक्टर a, दिस इज द वेक्टर b। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो जो भी रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, इट इज द a प्लस b। अगर यही वेक्टर को a में से मैं b सबट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अगर b में से a वेक्टर को सबट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो इतना आपको याद रखना है। ओके, तो इसके बेसिस पे इतना याद रखिएगा, जब दो वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। अगर इन्हीं दो वेक्टर का सबट्रैक्शन अगर हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। ओके, दिस इज अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ। अब इसके बेसिस पे अगर हम स्पेशल केस कंसिडर करते हैं एडिशन के लिए, ओके, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, दिस इज द सेकंड वेक्टर, वेक्टर बी। इन दोनों में वेक्टर में एंगल कितना है? थीटा। अब स्पेशल केस कंसिडर करेंगे कि जो भी रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द ए प्लस बी। अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी इन दो वेक्टर्स जिनको मैं ऐड करना है इन दोनों वेक्टर में का एंगल कितना है? अगर 0 है, स्पेशल केस, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट होंगे। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे मीन्स थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 0 डिग्री। तो आर का वैल्यू कितना आएगा? सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ जाएगा।
तो मैं यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, दिस इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सिंपली यहाँ पे ऐड हो गए दो वेक्टर्स, ओके, सिंपली ऐड हो गए। अगर थीटा की वैल्यू मैं 180 डिग्री करता हूँ, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री करता हूँ, तो यहाँ पे कॉस ऑफ कितना आएगा 180, क्योंकि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री है। उस केस में आर की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू -1, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ओके, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी। सो रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड है इट शुड बी इक्वल्स टू a माइनस बी, यानी फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मान के चलिए कि वेक्टर a जो भी है इसकी वैल्यू है 4 यूनिट और वेक्टर b की वैल्यू है 3 यूनिट। ओके, अब जब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, a प्लस बी यानी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे, एक वेक्टर एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3, तो रिजल्टेंट कितना वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1, इट्स अ 4 माइनस 3, यानी फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकंड वेक्टर, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, इतना वैल्यू आना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, तो R जो भी मैक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू दोनों का एडिशन। मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B, दोनों का सब्ट्रैक्शन। स्पेशली इस केस में तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 यूनिट होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, A माइनस बी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 यूनिट होना चाहिए मिनिमम वैल्यू। अब देखिए, सो दिस इज द मैक्सिमम R, दिस इज द मिनिमम R। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अगर एक पार्टिकल के ऊपर, ओके, सो दिस इज द स्पेशल केस, ओके, छोड़ दीजिए इसको। अब एक पार्टिकल के ऊपर मान के चलिए एक फोर्स एक्ट हो रहा है 7 न्यूटन और दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी डायरेक्शंस में, ओके, एक फोर्स एक्ट हो रहा है F1 की वैल्यू है 7 न्यूटन, दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब ये दोनों फोर्सेस अगर हम सेम डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आना चाहिए, सो दोनों ऐड हो जाएंगे, सो दिस इज इक्वल टू 11 न्यूटन। इन दोनों को हम किसी और डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे कि F1 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, F2 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो भी होगा यानी मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो अब एक पार्टिकल के ऊपर अगर हम दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं जिसकी पहले की वैल्यू है 7 न्यूटन, दूसरे की वैल्यू है 4 न्यूटन, तो मैक्सिमम फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर कितना एक्ट हो सकता है, मैक्सिमम फोर्स, तो आंसर है 11 न्यूटन। मिनिमम फोर्स कितना एक्ट हो सकता है, आंसर है 3 न्यूटन। ओके, सो इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम फोर्स 11 न्यूटन एक्ट होगा। दोनों के दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करवाते हैं तो मिनिमम जो भी फोर्स होगा 3 न्यूटन होगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दो फोर्सेस हम एक्ट करें एक पार्टिकल के ऊपर, पहले की वैल्यू है 11 न्यूटन, दूसरे की वैल्यू है 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा 11, मिनिमम कितना होगा 3। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट क्या 2 न्यूटन हो सकता है, आप किसी भी डायरेक्शन से अप्लाई कीजिए, क्या 2 न्यूटन हो सकता है, आंसर इज दैट नॉट पॉसिबल। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट की वैल्यू 15 न्यूटन एक्ट हो सकता है, द आंसर इज दैट नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम कितना है 11, मिनिमम कितना हो सकता है 3 न्यूटन। क्या इन दोनों की वजह से 7 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट 6 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट हो सकता है क्या, आंसर इज दैट यस 6 न्यूटन पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, मिनिमम वैल्यू ये होगा, इनके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है रिजल्टेंट का।
यानी 3 से लेके 11 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 6 इस रेंज में आ रहा है तो 6 न्यूटन पॉसिबल है, 8 न्यूटन पॉसिबल है, 9 न्यूटन पॉसिबल है, 10 न्यूटन पॉसिबल है, 11 न्यूटन पॉसिबल है, 11.1 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। ओके, 2.9 न्यूटन भी पॉसिबल नहीं है। सो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में कितना भी वैल्यू एक्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ एक्शन, कितना एंगल से आप अप्लाई कर रहे हो। तो लास्ट में एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं और इन फॉर्मूलेस का यूज कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेट अस कंसिडर दैट देयर आर 2 वेक्टर्स, द वन इज हैविंग वैल्यू 3 न्यूटन, सेकंड वन इज 4 यूनिट, या वेक्टर ए की वैल्यू है 3 यूनिट, वेक्टर बी की वैल्यू है 4 यूनिट। ओके, सो वेक्टर ए की वैल्यू हम 4 यूनिट लेंगे, वेक्टर बी की वैल्यू 3 यूनिट लेंगे, 3 यूनिट, और दोनों में का एंगल दिया है, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दोनों की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 यूनिट, और दोनों में का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो आर की वैल्यू रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू, वो है 60 डिग्री। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा अंडर रूट ऑफ 37, अंडर रूट ऑफ 37, इतना रिजल्टेंट की वैल्यू आता है जब हम इनको ऐड करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो अल्फा इज इक्वल्स टू, ओके, अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ द आर with respect to a vector. Okay, alpha is equals to b sin theta upon a plus b cos theta. तो b की वैल्यू पता है, it is equals to 3 यूनिट इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन a की वैल्यू है 4 यूनिट प्लस b की वैल्यू कितना है? 3 cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी अल्फा की वैल्यू आएगा, ओके, दिस इज अ tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस वन। तो जो भी tan ऑफ अल्फा की वैल्यू आएगा वो आएगा 0.472। ओके, सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.472। ये कैलकुलेशन करने के बाद इतना वैल्यू आ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? द अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.472 और इसकी वैल्यू आता है, दिस इज इक्वल टू 25.3 डिग्री। So this is a alpha. So in this same way, अगर a माइनस बी करता हो, ओके, a माइनस बी करता हो तो आपको यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ। ओके, व्हाट इज अ पॉलीगॉन लॉ? पॉलीगॉन लॉ बहुत सिंपल है। अगर 2 से अधिक वेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 वेक्टर्स, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, दिस वन इज द वेक्टर सी एंड दिस वन इज द वेक्टर डी। ओके, अब देखिए इन 4 वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? ये चारों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं, तो इनका रिजल्टेंट होगा तो फर्स्ट वेक्टर से टेल से चालू करके तो यहाँ तक लास्ट वेक्टर के हेड तक। सो दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। दिस इज नथिंग बट द पॉलीगॉन लॉ। अब पॉलीगॉन लॉ सेपरेट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमें पता है दिस वेक्टर ए वेक्टर बी, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ हम इन दोनों का एडिशन निकाल सकते हैं। दिस इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, करेक्ट है? वेक्टर ए वेक्टर बी का रिजल्टेंट ये आ गया। अब इन दोनों को छोड़ दो, वेक्टर ए प्लस बी
प्लस सी, इनका रिजल्टेंट ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ट्रायंगल लॉ यूज कीजिए तो आंसर ये आ जाएगा. सो इन दिस वे बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ वी कैन प्रूव द पॉलीगॉन लॉ. तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. उन्हीं दो वेक्टर्स का एडिशन होता है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.